हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे फॉर पीजीटी एंड आज के जो ऑथर हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। मतलब अमेरिकन लिटरेचर का हम डिस्कशन कर रहे हैं और ये डिस्कशन मैं यूथ बुक से कर रही हूँ और यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है जिसमें इंग्लिश के जो भी पीवाईक्यूज रहे हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं और इसमें पीजीटी के 2021 के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो ये डिस्कशन करने का पर्पस मेरा यही है कि आपको एक आइडिया होगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं भी आपको बताऊंगी कि आपको अर्नेस्ट हेमिंग्वे के किस पॉइंट पे फोकस करना है, मतलब कि कौन कौन से वर्क पे आपको फोकस करना है। ओके, और कौन से मेजर नॉवेल है जहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड हेमिंग्वे रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। 1954 में इन्हें मिलता है और इनको मिलता है फॉर हिज मास्टरी ऑफ द आर्ट ऑफ नैरेटिव मोस्ट रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द ओल्ड मैन एंड द सी। तो देखिए, नोबेल प्राइज़ कभी कभी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिलाने में कहीं ना कहीं उनके किसी पार्टिकुलर वर्क का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे अगर आप देखें जॉन गैल्सवर्दी का द फोरसाइट सागा, तो उसका बड़ा मेजर रोल रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि, तो सेम एज द ओल्ड मैन एंड द सी का भी बड़ा रोल रहा है इनको नोबेल प्राइज दिलाने में। इनकी नरेशन के लिए इन्हें मिला है एंड कंटेम्प्रेरी स्टाइल में जो भी इनका इन्फ्लुएंस रहा है उसके लिए भी। ओरिजिनल टाइटल क्या है द ओल्ड मैन एंड द सी का? तो ये आप याद रखिए, द सी इन बीइंग था इसका ओरिजिनल टाइटल। इन्होंने एक ट्रायोलॉजी का प्लान बनाया था, तो उसका जो थर्ड नॉवेल था वो पहले उसका टाइटल था द सी इन बीइंग, लेकिन लेटर ऑन इसका टाइटल उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये जो ट्रायोलॉजी में जो वर्क है ये अभी आपको आगे के कुछ पॉइंट्स जो हैं उसमें मिलेगा ये पॉइंट, ठीक है। 1952 और ये लास्ट मेजर वर्क फिक्शन का रहा है जो कि उनकी लाइफ टाइम में पब्लिश हुआ है, ये आप याद रखिए। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर, कई बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं। ओल्ड मैन एंड द सी का मेजर कैरेक्टर कौन है? तो एक क्यूबन फिशर था, ये आपको याद रखना है। क्यूबन फिशर था, फिशरमैन था सैंटियागो, जिन्होंने कोई भी फिश 84 डेज तक नहीं पकड़ी थी। और इनके अप्रेंटिस है मैनुलिन, नाम है, एक बॉय है मैनुलिन। ये हमेशा ओल्ड फिशरमैन की हेल्प करता है। आपको याद रखना है फिश का नाम क्या है। मार्लिन फिश का नाम है एंड मैनुलिन बॉय का नाम है। तो हालांकि मैनुलिन के जो पेरेंट्स हैं वो पसंद नहीं करते हैं, वो सभी लोग सैंटियागो के एरिया के सभी लोग उसे एक अनलकी पर्सन बोलते हैं, लेकिन मैनुलिन कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे सैलाओ ये एक वर्ड यूज किया जाता है सैंटियागो के लिए, ठीक है। लेकिन ये लड़का जो है फूड एंड बेड ये सब देकर उसे सपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंटियागो का मॉडल कौन है द ओल्ड मैन एंड द सी में? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डी मैग्यो। ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये आपको याद रखना है। ये सैंटियागो के मॉडल रहते हैं और हमेशा सैंटियागो इनकी बात करता है। ओके, इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जोडी मैग्यो वॉज अ बेसबॉल प्लेयर। कई बार बास्केटबॉल प्लेयर भी लिख के आता है ऑप्शन में, तो लोग गलती करते हैं, तो बेसबॉल प्लेयर थे। तो यहाँ पे सैंटियागो हमेशा पूरे नॉवल में बार बार दो चीज़ों का रेफरेंस देते हैं, दो चीज़ों को रेफर करते हैं। एक तो जोडी मैग्यू की बातें बताते हैं, उसके अलावा जब वो सोते हैं तो उन्हें अफ्रीकन लायंस के सपने आते हैं। ओके, जोडी मैग्यू रिप्रेजेंट करते हैं स्किल एंड सिमिलर फैमिली बैकग्राउंड जो कि सेम रहा है सैंटियागो से मिलता हुआ। इनके फादर भी फिशरमैन थे, जोडी मैग्यू के फादर भी फिशरमैन थे, ठीक है। और वो शायद गरीबी में ही जन्मे पले बढ़े। नेम ऑफ द राइटर हु हैज रिटन, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर होम द बेल टोल्स। अब यहाँ से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जिस जिस नॉवल से क्वेश्चन पूछा है उसकी आपको सिनॉप्सिस प्लॉट एकदम तैयार रखना है, कैरेक्टर तैयार रखना है, बैकग्राउंड तैयार रखना है, क्योंकि इनके कई नॉवेल्स हैं, फॉर होम द बेल टोल्स, द सन राइजेस। ओके, एंड इसके अलावा एक और वर्क है, तो जो कई बार आपका जो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो गलती करते हैं, ठीक है। अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये थर्ड नॉवेल था। तो तीनों नॉवेल एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं, प्लॉट
या बैकग्राउंड भी लोगों के माइंड में एकदम एग्जाम के टाइम में ऐसा होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फॉर होम द बेल टूल्स, इसका पब्लिकेशन याद रखना है 1940 और इसकी सेटिंग है सेगोविया स्पेन, ठीक है। 1937 की सेटिंग है एंड ये रॉबर्ट जॉर्डन की स्टोरी बता रहा है। अमेरिकन टीचर है जिन्होंने एंटी फैसिस्ट लॉयलिस्ट आर्मी को ज्वाइन किया है। तो कैरेक्टर भी आपको याद रखना है रॉबर्ट जॉर्डन, ओके, रॉबर्ट जॉर्डन। और स्पेन में सेटिंग है सेगोविया, 1937 में पब्लिकेशन है 1940। ये सब आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने 2 नॉवल पढ़े, द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर होम द बेल टोल्स। और थर्ड जो इनका नॉवल इंपॉर्टेंट है, द सन ऑल्सो राइजेस। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इसका एक और टाइटल क्या है? तो फीस्टा इसका टाइटल है। क्या टाइटल है? फीस्टा, ठीक है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको याद रखना है, वो है कि किस वर्क में इन्होंने द लॉस्ट जनरेशन का जिक्र किया है, ठीक है। तो द सन ऑल्सो राइजेस में इन्होंने द लॉस्ट जनरेशन के बारे में बोला है। जो एपिग्राफ है इसका 1926 में पब्लिश होता है। तो इसके एपिग्राफ में द लॉस्ट जनरेशन, जो टर्म गर्ट्यूड स्टीन ने दी थी, ओके, उसको इन्होंने बोला है, ठीक है, उसका जिक्र किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉस्ट जनरेशन टर्म किसने दिया है, इसका मतलब भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा इसको पॉपुलराइज किसने किया था, ठीक है। तो पॉपुलराइज्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे इन द एपिग्राफ ऑफ द सन ऑल्सो राइजेस, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ओके, द सन ऑल्सो राइजेस हैविंग फ्लटर्ड थ्रू सेवरल सेक्सुअल लाइजेंस लेडी ब्रेट एटली। यहाँ पे लेडी ब्रेट एशली का कैरेक्टर आपको याद रखना है। ये फाइनली चूज करती हैं। तो इनके बहुत सारे आप कह सकते हैं लवर्स रहते हैं या बहुत सारे सूटर्स रहते हैं, लेकिन फाइनली ये रोमरो को चूज करती हैं। अ यंग स्पेनिश मैटाडोर रहते हैं, ओके। तो लेडी ब्रेट एशली, ये आपको याद रखना है कि इनके जो सूटर्स रहते हैं वो कौन कौन रहते हैं, ओके। पेड्रो रोमरो एक यंग गुड लुकिंग बुल फाइटिंग प्रोडिजी हैं जो बहुत ही स्किलफुल एंड ब्यूटीफुल है। दैट ब्रेट एशली फॉल्स इन लव विद हर, ओके। तो ये आपको याद रखना है रोमरो का कैरेक्टर, ओके। और ज़्यादा एज भी नहीं है। रोमरो को यंग स्पेनिश मैटाडोर भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ओके। ओके, अच्छा, एक पॉइंट और आप नोट करिएगा। यहाँ पे जब आप नॉवेल को थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे, जब आप लाइक प्लॉट के एंड तक जाएंगे, तो एक एक पॉइंट और भी यहाँ पे आता है जिसकी वजह से थोड़ा सा जो क्वेश्चन का आंसर है वो डाउटफुल हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि लेडी एशली बाद में रोमरो को भी छोड़ देती हैं, है ना। तो आप एक बार इसको प्लॉट को एक बार पूरा पढ़िएगा तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप ऑप्शन वाइज देखें तो यहाँ पे देखिए रोमरो ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्लॉट वाइज जाएंगे तो आपको आंसर कुछ और मिलेगा। तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। यंग निक एडम्स, ये कैरेक्टर है किसमें? तो इन आवर टाइम्स में ये एक कैरेक्टर है, ये आपको याद रखना है। इन आवर टाइम्स, तो निकोलस एडम्स का कैरेक्टर कई बार पूछा जाता है, जिन्हें निक एडम्स शॉर्ट में बोला जाता है। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है और इनकी कई सारी शॉर्ट स्टोरीज में भी ये प्रोटोगोनिस्ट रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है कैथरीन बार्कली, ये कैरेक्टर किस में रहती है? तो अ फेयरवेल टू आर्म्स में। तो अभी तक अगर आप देखें तो कई सारे क्वेश्चन आपको कैरेक्टर्स वाइज आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा थीम वाइज भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से अर्नेस्ट हेमिंग्वे से। उसके अलावा अगर आप देखें तो पब्लिकेशन वाइज भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है। और मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप एक टेबल टाइप प्रिपेयर कर लें। लाइक साइड में आप नॉवेल लिखिए, पब्लिकेशन ईयर लिखिए, उसके बाद आप सेटिंग लिखिए कि किस टाइम में वो बैकग्राउंड क्या रहा है, और मेजर कैरेक्टर्स लिखिए, थीम लिखिए। कुछ ऐसा आप बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। तो कैथरीन बार्कले इस नॉवल में कैरेक्टर है और इस नॉवल की सेटिंग है वर्ल्ड वॉर 1। तो आपको नॉवल के साथ सेटिंग भी लिखनी है। अब फेयरवेल टू आर्म्स की सेटिंग है वर्ल्ड वॉर 1 और इसका टाइटल लिया गया है जॉर्ज पील के, एक ड्रामेटिस्ट है जॉर्ज पील के वर्क से। 16th सेंचुरी ये राइटर हैं, यूनिवर्सिटी विट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक पोएम से लिया गया है टाइटल, तो ये आपको याद रखना है। ये बुक 5 बुक्स में डिवाइड है, आप ये भी याद रखें। नॉवेल 5 बुक्स में डिवाइडेड है और इसमें मेजर कैरेक्टर आप याद रख सकते हैं फ्रेडरिक हेनरी एंड कैथरीन। ये 2 कैरेक्टर इसमें हैं, जिसमें हेनरी का कैरेक्टर है ये इटालियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पे काम करते हैं इन द एम्बुलेंस कॉर्प्स, ठीक है।
और कैथलीन बार्कले ये इंग्लिश नर्स होती हैं। तो ये जो नॉवेल है ये ऑटोबायोग्राफिकल इसमें एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि राइटर की लाइफ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अच्छा, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट से क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ही पार्ट है इसलिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने होम बरियल, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स, अ बॉयज वेल, ये तीनों पोएम लिखी है। लेकिन अ मूवेबल फीस्ट ये एक मेमोयर है। ठीक है, और इसको लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। तो ये पब्लिश्ड था पॉस्टुमसली, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वर्क किस राइटर ने लिखा है और कौन सा वर्क किसने नहीं लिखा है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखती है जेक बार्न्स। ये एक नैरेटर है, ये किस नॉवेल में है? द सन ऑल्सो राइजेस में। ठीक है, जेक बार्न्स कैरेक्टर है द सन ऑल्सो राइजेस में। तो आपको एक यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो ये 1926 में पब्लिश होता है। ठीक है, लेकिन जब ये यूके में पब्लिश होता है तो मैंने आपको बताया था 1927 में ये पब्लिश होता है यूके में, और वहां पे ये फीस्टा नाम से पब्लिश होता है। ठीक है, इसके अलावा इस स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो जेक बार्न्स है, जो नैरेटर भी हैं और मेजर कैरेक्टर भी हैं, प्रोटोगोनिस्ट भी हैं, और लेडी ब्रेट एशली इसमें कैरेक्टर रहती हैं। और इसमें अमेरिकन एंड ब्रिटिश मैन एंड वुमेन किरदार रहते हैं, और इसमें बुल्स फाइटिंग का भी सीन है। ठीक है, बुल फाइटिंग का भी सीन है, ये आप याद रखेंगे। ओके, तो ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अगेन यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका ये नहीं लिखा है, तो ये किसने लिखा है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है। इसको पब्लिश किया गया था 1935 में, और ये नॉवल बेस्ड है, ये वर्क बेस्ड है on the account of his safari in the great game country of East Africa with his wife Pauline। तो पॉलिन पेफर इनकी वाइफ थी, इनके साथ ये सफारी जाते हैं ईस्ट अफ्रीका में। तो उस समय जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है उसको इन्होंने इस नॉवल में दिखाया है। When Hemingway's novel The Old Man and the Sea begins, how many days had it been since Santiago last caught a fish? तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। 84 डेज हो गया है और सैंटियागो ने कोई भी फिश नहीं पकड़ी है। ठीक है, ये स्टोरी टोटल 5 डेज की होती है। जब आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जो लास्ट का सीन है, जब सैंटियागो सी से वापस आ रहे हैं मार्लिन को लेके, हालांकि मार्लिन अब उसमें कुछ भी बचा नहीं है क्योंकि शार्क ने उसको खा लिया होता है। तो 88 डे पे जाते हैं वापस, और सभी लोग अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब उनके लिए सैंटियागो एक हीरो जैसा है। ठीक है, तो सैंटियागो से एक क्वेश्चन और आता है, वो है कोड हीरो। ठीक है, कोड हीरो आपको याद रखना है। कोड हीरो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिसका मतलब है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने करेज को दिखाएगा, अपने एंड्योरेंस को दिखाएगा, अपने डिसिप्लिन को दिखाएगा। मतलब कितनी भी फेलियर हो जाए, कितनी भी आप कह सकते हैं स्ट्रगल हो जाए, कितना भी स्ट्रगल हो जाए, लेकिन ये हीरो हमेशा लड़ाई करेगा। ठीक है, कभी हार नहीं मानेगा। जो भी इसको दुख दर्द है अपनी ज़िंदगी में या जो भी स्ट्रगल है इसके सामने, ये कभी भी उसके आगे हार नहीं मानेगा और उसका डट के सामना करेगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सैंटियागो से रिलेटेड, और कोड हीरो की फिलॉसफी को ये बताता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो द सन ऑल्सो राइजेज में जेक बार्न्स का कैरेक्टर है। फ्रेडरिक हेनरी का कैरेक्टर आप फेयरवेल टू आर्म में देखते हैं, आर्म्स में देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे कैरेक्टर जो इनके रहे हैं वो कोड हीरो का एग्जाम्पल है। तो कोड हीरो की आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए: करेज एंड एंड्योरेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, एंड ये हीरोज सफरिंग्स को, स्ट्रगल को एक्सेप्ट करते हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं, और ग्रेस अंडर प्रेशर भी देखने को मिलता है। तो कैसे ये लोग लाइफ की जो भी चैलेंजेस उसे डट के सामना करते हैं, ये कोड हीरो का कॉन्सेप्ट है। डिग्निटी इवन व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफीट, तो जैसे आप सैंटियागो में देखते हैं। ओके, ये एक नॉवेला है, ये आपको याद रखना है। रिटन इन 1951 बट पब्लिश इन 1952। ओके, एंड क्यूबर फिशरमैन की स्टोरी है जो कि जाइंट मार्लिन के साथ लड़ता है आउट इन द गल्फ स्ट्रीम ऑफ द कोस्ट ऑफ क्यूबा। ये सारे आपको याद रखने हैं। जाइंट मार्लिन है। ठीक है,
द शॉर्ट स्टोरी द स्नोज ऑफ किलिमंजारो, ये शॉर्ट स्टोरी है, तो ये किसने लिखा है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। जितने भी वर्क हैं आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन एस्क्वायर इन अगस्त 1936 एंड इसमें एक कैरेक्टर है हैरी। ठीक है, हैरी एक वॉस्ड अप राइटर है जो कि अफ्रीका जाता है सफारी पे अपनी वाइफ के साथ, और हेलेन भी स्टार्ट ओवर करना चाहती हैं एज एन आर्टिस्ट। ठीक है, और अगर आप हैरी की स्टोरी यहाँ पे देखते हैं तो हैरी जो है ही इज पंक्चर्ड बाय अ थॉर्न एंड डेवलप्स एन इन्फेक्शन। तो ये थॉर्न इनके लग जाता है, कांटा लग जाता है और इससे इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन इतना रैपिडली बढ़ जाता है दैट उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस नॉवल में हम देखते हैं कि कैसे उसने अपनी लाइफ का इंट्रोस्पेक्शन किया है, उसका वर्क और जो भी लोग उससे क्लोज रहे हैं उन सबका इंट्रोस्पेक्शन हमें इस वर्क में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट स्टोरी रही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हें नोबेल प्राइज कब मिलता है? तो नोबेल प्राइज और पुलित्जर प्राइज दोनों का आपको ईयर याद रखना है। 1954 में इन्हें मिलता है नोबेल प्राइज, ओके, और पुलित्जर प्राइज मिलता है इन्हें 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं। इन्हें 1954 में अवार्ड मिलता है, ये हमने पॉइंट पढ़े थे, और यहाँ पे ईयर आप देखिए, ईयर्स भी मैच करने को आता है। द सन ऑल्सो राइजेज 1926, अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये लॉस्ट जनरेशन का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। लॉस्ट जनरेशन मतलब कि जो वर्ल्ड वॉर के पहले जो लोग बड़े हो गए इन द सेंस कि जो मैच्योरिटी के एज में आ गए हैं, या जो वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, तो वो लॉस्ट जनरेशन कहलाते हैं। इसके अलावा गर्ट्यूड स्टेन ने इस टर्म को अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स मतलब जो ऐसे लोग जो अपने देश से बाहर दूसरे देश में रह रहे हैं, उनके लिए भी ये वर्ड यूज़ किया है, जो कि पेरिस में रह रहे थे 1920s के दौरान। कुछ अमेरिकन थे वो पेरिस में रह रहे थे, तो उनके लिए अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स वर्ड यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा जो भी पीपल 1883 से 1900 के बीच जिनका जन्म हुआ, और जो 1900 या आप कह सकते हैं 1910 का जो दौरान है, अब मान के चलिए जो वर्ल्ड वॉर के दौरान पे या वर्ल्ड वॉर के पहले जो लोग मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं द लॉस्ट जनरेशन। तो ये आप यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिशरमैन इन द नॉवेल? तो सैंटियागो है, मैंने आपको बताया। सैंटियागो एक एजिंग एंड एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन है इस नॉवेल में, और ये नॉवेला पैरेबल के फॉर्म में है, मैन वर्सेस नेचर। कई बार ये पूछा जाता है इसकी थीम मैन वर्सेस नेचर। 84 डेज की स्टोरी है, और इन्हें सैलाओ बोला जाता है, सैलाओ SALAO। ठीक है, सैलाओ मीन्स क्या होता है? वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी। हालांकि लास्ट में उन्हें सक्सेस मिल ही जाती है और लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। और इस नॉवल की कोर लाइन, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो आपको ये भी याद रखना है, डिस्ट्रॉयड पहले आएगा और नॉट डिफीटेड आएगा। ठीक है, कई बार लोग अ मैन कैन बी डिफीटेड बट नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऐसा भी लगा देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आपको ये याद रखनी है। ओके, कौन सा नॉवल जो है दैट वाज सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1? बताइए, विच नॉवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1? तो ये अ फेयरवेल टू आर्म्स। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपने कई नॉवेल्स देखे, सबकी सेटिंग अलग अलग है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी सेटिंग है ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, और ये हेमिंग्वे के खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। तो अभी हमने इससे डिस्कस भी किया था। यस, आपको याद आया होगा कैथरीन एंड फ्रेडरिक हेनरी की स्टोरी, है ना। और लास्ट में क्या होता है कि हेनरी का वॉर से डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है, और वो चाहते हैं कैथरीन जो नर्स है उनके साथ ज़िंदगी बिताना, लेकिन कैथरीन की डेथ हो जाती है। ठीक है, और जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा आप देखते हैं उनकी भी कंडीशन सही नहीं रहती है। तो इस नॉवल में अगर आप देखें तो हेमिंग्वे का जो एम्बुलेंस ड्राइवर का एक्सपीरियंस रहता है इटली में, उसका यहाँ पे हमें इन्फ्लुएंस या आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ओके, उसके अलावा एक पॉइंट और है, विंटर टेक्स नथिंग। ये एक कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, इसको पब्लिश किया जाता है 1933 में। ओके, द ओल्ड मैन एंड द सी, ये रिकाउंट करता है एडवेंचर्स। किसका एडवेंचर? सैंटियागो का। बहुत बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। अब क्यूबन फिशरमैन, ये भी इंपॉर्टेंट है,
हेमिंगवे का कोड हीरो सैंटियागो, ये किस में अपीयर होता है? तो जब भी आप सैंटियागो से रिलेटेड कभी आंसर भी लिखें तो वहाँ पे भी आपको कोड हीरो मेंशन करना है, ठीक है? तो ये अपीयर होते हैं द ओल्ड मैन एंड द सी में। सैंटियागो इज अ कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय, तो हेमिंगवे, ठीक है? विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे? तो अप इन मिशिगन, ये शॉर्ट स्टोरी है, फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है। और ये इसके अलावा आपको ये पता ही है कि इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है 1954 में, ओके? नेक्स्ट ये देखते हैं, ये लाइंस आती हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर केम द परमानेंट रेन एंड विद द रेन कॉज द कॉलरा, बट it was checked and in the end only 7,000 died of it in the army। तो ये लाइंस जो है ये कहाँ से ली गई हैं? ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से लाइन आई है। तो आपके पीजीटी में इस तरह की लाइंस नहीं आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं अ फेयरवेल टू आर्म से ये लाइन ली गई है और फ्रेडरिक आर्मी ने ये लाइन बोली है। रेन सिंबल है डेथ का, ठीक है? रेन जो इसमें सिंबल है, किसका सिंबल है? डेथ का, ठीक है? इसीलिए इनका वॉर सिंबल पूरी तरह हट जाता है। और एक पॉइंट आप और याद रखेंगे इस नॉवेल में, ये नॉवेल आपका फर्स्ट पर्सन नरेशन में है, ठीक है? इन हेमिंगवे शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ड पैको इज अ डिमिन्यूटिव ऑफ। तो पैको एक कैरेक्टर है, ये किसका डिमिन्यूटिव है? फ्रांसिस्को का, ठीक है? और ये स्टोरी मैड्रिड में हैपन होती है, स्टोरी की सेटिंग मैड्रिड में है। पैको एक यंग वेटर है, यंग वेटर अप्रेंटिस है और ये एक मैटाडोर बनना चाहते हैं, ठीक है? ओके, मैटाडोर का मतलब क्या होता है? मैटाडोर मतलब बुल फाइटर, ओके? अभी इसके पहले भी हमने देखा था। और इसके अलावा डिमिन्यूटिव मतलब क्या होता है? डिमिन्यूटिव मतलब जैसे किसी का बड़ा नाम होता है तो उसको हम निक नेम दे देते हैं। तो डिमिन्यूटिव मतलब होता है शॉर्ट वर्जन या शॉर्ट नेम आप कह सकते हैं। तो फ्रांसिस्को का शॉर्ट नेम रहता है पैको, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे? तो फीस्टा, तो ये बहुत लोग नहीं जानते, फीस्टा इन्होंने लिखा है, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। ये नॉवेल पोर्ट्रे करता है अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट who travels from Paris to festival of San Fermin to in Pamplona towards the running of bulls and bullfighting। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, लाइक ये आपको दे देगा डिस्क्रिप्शन में और आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा कि किस नॉवल की कहानी है, किस नॉवल में ये पोर्ट्रेयल है, ओके? अ फेयरवेल टू आर्म, ये स्टोरी है किस बारे में? तो वॉर एंड लव, मैंने आपको बताया फ्रेडरिक हेनरी इज रिप्रेजेंटिंग वॉर एंड कैथरीन से जो उनका कनेक्शन है, जो उनका अफेक्शन है, वो लव को सिम्बलाइज कर रहा है, ओके? तो आई होप कि आपको फ्रेडरिक हेनरी एंड कैथरीन आपने इतनी बार पढ़ा है कि अब आप गलती नहीं करेंगे। एफ और आप फ्रेडरिक ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इन विच नॉवल हेमिंगवे यूज द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इन द एपिग्राफ? अभी मैंने आपको बताया द सन ऑल्सो राइजेज में एपिग्राफ यूज हुआ है। तो this novel portrays American and British expatriate who travel from Paris to the festival of San Fermin in Pamplona to watch the running of the bulls and bullfight, ठीक है? एंड गर्ट्यूड स्टीन ने ये कमेंट किया था यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड ये एपिग्राफ रहा है हेमिंगवे के द सन ऑल्सो राइजेस के राइजेस का, ठीक है? द लॉस्ट जनरेशन इन्होंने टर्म यूज किया है। द अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर हु इज सैंटियागोज फेवरेट, अभी मैंने आपको बताया जो डिमैगियो, ठीक है? जो डिमैगियो, तो ये आपने दोनों पॉइंट पढ़े हैं, इसको आप एकदम याद कर लीजिए। द लाइन अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, तो ये लाइन आती है द ओल्ड मैन एंड द सी में। तो ये काफी पहले लाइन पूछी गई है और सीधी सीधी लाइन है, ये सबको भी पता है ना? ये सब हमने पढ़ा है। अ फेयरवेल टू आर्म, ये कितनी बुक में है? ये भी मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही, 5 बुक्स में है ये। एंड दिस नॉवेल इज सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है? वर्ल्ड वॉर 1 है, इटालियन कैंपेन है, ये आपको याद रखना है। और इसका टाइटल लिया जाता है जॉर्ज पील की पोएम से। 16th सेंचुरी राइटर है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, इनका पूरा नाम भी आप याद रखिए, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। ये कहाँ से है? अमेरिका से हैं, ठीक है? इनका जन्म होता है जुलाई 2, 1899 को। When was the novel For Whom the Bell Tolls published by Ernest Hemingway? ये आपको याद रखना है 1940। तो 1940 में ये नॉवल पब्लिश होता है।
विच सिविल वॉर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वेज नॉवल फॉर हुम द बेल टोल्स। तो द स्पेनिश सिविल वॉर ये बैकग्राउंड रहा है फॉर हुम द बेल टोल्स। तो आपको यहाँ से याद रखना है, यहाँ पे आपका कैरेक्टर है रॉबर्ट जॉर्डन। ओके, रॉबर्ट जॉर्डन कैरेक्टर है और ये भी हेमिंग्वे की रियल लाइफ पे बेस्ड है, जो उनका स्पेनिश सिविल वॉर का जो एक्सपीरियंस रहा है, जब वो एक वॉर रिपोर्टर थे, वो एक जर्नलिस्ट थे, तो उस समय का एक्सपीरियंस उन्होंने इस नॉवल में दिखाया है। और रॉबर्ट जॉर्डन के बारे में मैं आपको बता दूं, वो एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट रहते हैं और उन्हें बुलाया जाता है। वो रिपब्लिकन गोरिल्ला के साथ लड़ते हैं, आप कह सकते हैं उनके लिए लड़ते हैं, फासिस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, और उन्हें ये काम दिया जाता है कि वो ब्रिज को उड़ा दें। ठीक है, तो लास्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जब आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा आपको ये पॉइंट याद रखना है कि फॉर हुम द बेल टोल्स, इसका टाइटल कहाँ से आता है, तो जॉन डन की पोयम मेडिटेशन से आता है। ठीक है, मेडिटेशन 17। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बने हैं। एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं, इसके बाद हम इस क्लास को समअप करेंगे। इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है 1954 में। विच नॉवल ऑफ हेमिंग्वे इज बेस्ड ऑन इटालियन वॉर एक्सपीरियंसेस, तो अ फेयरवेल टू आर्म्स, वर्ल्ड वॉर वन, वॉर इनटू लव। किस नॉवल में स्टोरी है, अ मैन्स विड्रॉयल फ्रॉम द वॉर इनटू लव। एक मैन है जो कि वॉर से विड्रॉ कर लेते हैं और उनकी जो लाइफ है, जो लव लाइफ है, उसमें वो इंगेज हो जाते हैं। अ लव दैट एंड्स इन फिटेलिटी। मैंने आपको बताया कि कैथरीन की डेथ हो जाती है। ठीक है, डिलीवरी के बाद उनकी डेथ हो जाती है। और ये नॉवल आपको जानना है तो अ फेयरवेल टू आर्म 1929 ईयर याद रखना है। दिस नॉवल ऑफ हेमिंग्वे प्रेजेंट अ स्पेनिश सिविल वॉर स्टोरी, अभी हमने डिस्कस किया है। इसका हीरो है रॉबर्ट जॉर्डन। ये फाइट करते हैं एज एन अमेरिकन वॉलंटियर और इन्हें एक गुरिल्ला बैंड ज्वाइन करने के लिए भेजा जाता है इन द माउंटेन्स नियर सेगोविया टू ब्लो अप अ स्ट्रेटेजिक ब्रिज। फाइनली उनकी लाइफ भी इस कॉज में चली जाती है, लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉवल है फॉर हुम द बेल टोल्स। तो अब आप देखिए तो आपको कैरेक्टर भी याद हो रहे होंगे। रॉबर्ट जॉर्डन है आपके फेयरवेल टू आर्म्स में, और आपके हेनरी जो है हेनरी फ्रेडरिक हेनरी, वो आपके फेयरवेल टू आर्म्स में है। ठीक है, विच नॉवल ऑफ हेमिंग्वे इज पॉस्टमसली पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ हिज अर्ली पेरिस डेज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अ मूवेबल फीस्ट, अ मूवेबल फीस्ट 1964, इट इज अ मेमोयर। ठीक है, मैन एट वॉर ये 1942 में पब्लिश होता है। ये एक एंथोलॉजी है वॉर स्टोरीज की, और इसको अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने चूज किया था, किसके सजेशन पे, विलियम कॉजलैंगफो के सजेशन पे। ठीक है, आई वॉज ऑलवेज एम्बेरस्ड बाय द वर्ड्स सैक्रेड, ग्लोरियस एंड सेक्रीफाइस एंड द एक्सप्रेशन इन वेन। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है। तो अगर देखा जाए ना, तो इनकी नॉवेल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनेंगे। स्टेटमेंट से तो मैंने ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखे नहीं है, तो आप अभी पढ़ लीजिए, लेकिन आपको फोकस इनके नॉवल पे ही करने हैं, और जिन्होंने टर्म्स दिए हैं या जो टर्म एसोसिएटेड है वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, द राइटर ऑफ हेमिंग्वे, द राइटर एज आर्टिस्ट, ये इसके राइटर कौन है, तो कार्लोस बेकर है। इन द स्नोज ऑफ किलिमंजारो, किलिमंजारो इज अ स्नो कवर्ड माउंटेन, ये आपको याद रखना है। किलिमंजारो क्या है, एक स्नो कवर्ड माउंटेन है, एंड इट्स वेस्टर्न समिट इज कॉल्ड बाय द मेसी गाजे गाई, या नागाजे नगाई, आई डोंट थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन ये होगा, गाजे गाई मैं यही प्रोनाउंस कर रही हूँ। ठीक है, गाजे गाई इज द नेम ऑफ वेस्टर्न समिट ऑफ किलिमंजारो। इसका मीनिंग क्या होता है, द हाउस ऑफ गॉड। इसका मीनिंग होता है द हाउस ऑफ गॉड। ठीक है, हीरो ऑफ फीस्टा, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फीस्टा के हीरो कौन है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि ये तो नॉवल कौन सा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था द सन ऑल्सो राइजेस। ठीक है, 1926 में इसका पब्लिकेशन है, आपको इसका पब्लिकेशन नहीं भूलना है। लेकिन जब फीस्टा नाम से पब्लिश होता है तो 1927 में पब्लिश होगा। कहाँ पब्लिश होगा, यूके में। ठीक है, यूएसए में 1926 में पब्लिश होगा, क्योंकि ये अमेरिकन राइटर है। लेकिन यूके में 1927 में फीस्टा नाम से पब्लिश होता है। तो ये अमेरिकन न्यूज़पेपर मैन की अमेरिकन न्यूज़पेपर मैन की स्टोरी है, जो कि वर्क करते हैं पेरिस में, और इसका नाम है जेक बार्न्स, हमने डिस्कस किया है। दे गॉट ए क्योर फॉर दैट, नो दे हैव नॉट गॉट अ क्योर फॉर एनीथिंग। ये लाइन इनके वर्क अ परस्यूड रेस में अपीयर होती है। ठीक है, इनकी शॉर्ट स्टोरीज में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, तो निक एडम्स, ये हमने डिस्कस किया है।
द किलर्स, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फादर्स एंड सन्स, अ वे यू विल नेवर बी। ये शॉर्ट स्टोरी किसने लिखी है? हेमिंग्वे ने। तो आप एक बार इन स्टोरीज को जरूर देख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय दिस पार्टिकुलर राइटर, तो हमें पहचानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उस समय। द बेल, यहाँ पे बेल जो है फॉर हुम द बेल टोल्स, इसमें बेल क्या है? तो बेल है फ्यूनरल बेल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनी मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड एंड देयरफॉर नेवर सेंट टू नो फॉर हुम द बेल टोल्स, तो इट टोल्स फॉर दी। तो आप समझ ही गए होंगे ये लाइन कहाँ से आई है। तो ये हेमिंग्वे की लाइन है एंड फॉर हुम द बेल टोल्स की लाइन है। Which character of Ernest Hemingway's novel For Whom the Bell Tolls says that I am for the Republic and Republic is the Bridge? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी गई है। इसमें कैरेक्टर है पिलर, पिलर है, वाइफ है पैब्लो की। ठीक है, तो इन्होंने ये लाइन बोली है। तो यहाँ पे मेजर कैरेक्टर भी आपको याद रखने हैं, मारिया, पैब्लो, पिलर। ठीक है, इसके अलावा जॉर्डन है, तो ये सब कैरेक्टर है। ओके, 33 देखते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नॉवेल फॉर होम द बेल टोल्स से हमको रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन के साथ इन्हें मैच करना है। तो देखते हैं। Another Russian Jordan's predecessor as a demolition man with Pablo's band. He's dead when the book opens. तो इसमें भी जो 3 ऑप्शन है उसमें से हम देखते हैं। Another Russian Jordan's predecessor as demolition man with Pablo's band. He's dead when the book opens. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा तो होगा 3 का ए। कैशकिन जो है, जब ये वर्क ओपन होता है तो इनकी डेथ दिखाई गई है। ठीक है, उसके अलावा द लीडर ऑफ अनदर गोरिल्ला बैंड विच इज हाइडिंग आउट ऑफ द विसिनिटी ऑफ पैब्लोस केव, ये है एल सार्डो। ठीक है, ये है एल सार्डो, तो ये बी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा ए। द ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, वन ऑफ द फ्यू मेंबर्स ऑफ द पैब्लोस बैंड हुज जॉर्डन ट्रस्ट, तो ये है एंसेल्मो। ओके, ये सी हो जाएगा। तो आपका एक ही बच रहा है 1 पिलर वाला, तो ये है पैब्लोस मुजर who had kept the band together in spite of the fact that Pablo had gone band, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आपका 1 का हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आपको ये क्वेश्चन ये वाला नहीं समझ में आया है तो इसके लिए आप लोग एक बार प्लॉट ज़रूर पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये रिवीजन सीरीज़ यही सोच के स्टार्ट करी है कि आप लोग ने ऑलरेडी 2 से 3 बार रिवीजन किया ही होगा, क्योंकि इतनी बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही एंड आई होप कोई आपके लिए ये रिवीजन सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप ज़रूर दीजिएगा सजेशन। यूथ मैंने इसलिए सेलेक्ट करी है आपके रिवीजन के लिए क्योंकि आप लोग यूथ को रिवीजन करते ही हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं और इसमें ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो दिए हुए हैं। नेट वाले क्वेश्चन नहीं हैं। ठीक है, नेट वाले क्वेश्चन अलग हैं, तो उसको मैं अलग डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपकी तैयारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हैं हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और भी क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, कल ये कंप्लीट कर देंगे हम। तो आप जुड़े रहिएगा क्लास से, और अगर आपके किसी भी फ्रेंड के लिए हेल्पफुल होती है तो आप ये क्लास ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी क्लास तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है पीडीएफ के लिए, लाइक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पीडीएफ के लिए, या अगर आपको सजेशन चाहिए कुछ भी आंसर राइटिंग से रिलेटेड या कुछ स्टडी मटेरियल, तो एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है और उसमें मैंने स्टडी मटेरियल भी शेयर किया है रिगार्डिंग आंसर राइटिंग एंड उसके अलावा जो भी मैंने क्लास जो डिस्कस करी है, या उसके अलावा कई सारी बुक्स हैं, कई सारे नोट्स हैं जो मुझे लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे, तो वो भी मैंने शेयर किए हैं। तो आप लोग चाहें तो उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।